हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्मार्ट रैंकर्स क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट के बारे में, जिसका जो आप लोग देख रहे हैं, ये फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ बेसिक चीजों को पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे कि आवेश क्या होता है और आवेश का संरक्षण का नियम क्या होता है और स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, आवेश का मात्रक क्या होता है। इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे और अच्छी तरीके से इसका नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार एंट्री की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से आपकी रेगुलर क्लासेस क्लास 12 फिजिक्स की चलेगी, जिसका बेहतर नोट्स आपको पूरे टॉपिक वाइज किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, हर एक चीज को बताया जाएगा। और यदि टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहां पे भी आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप डाउनलोड करके पूरे चैप्टर का पीडीएफ भी पा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्यारे से लेक्चर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी से। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब अगर हम लोग डिफिनेशन के बारे में ध्यान दें तो इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे शब्द एक आपके अंदर कंफ्यूजन होगा कि स्थिर आवेश एवं उसके प्रभाव का अध्ययन। स्थिर आवेश का मतलब जो आवेश है वो कहीं पे चल नहीं रहा है, मतलब वो गति की अवस्था में नहीं है, वो एक जगह पे फिक्स है। मतलब यहां पे अगर हम लोग मान लेते हैं कोई आवेश है, यहां पे कोई आवेश क्यों है, ठीक। अब दूसरा आवेश यहां पे भी कोई आवेश क्यों है, दो आवेश है मान लेते हैं। ये दोनों आवेश क्या है, स्थिर है, ठीक, एक फिक्स दूरी पे स्थिर है। मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी है कुछ x सेंटीमीटर, ठीक। ये दोनों क्या है, स्थिर है। अब यदि ये दोनों आवेश सेम रहेंगे, सेम रहने का मतलब धनावेशित रहेंगे, या दोनों आवेश ऋणावेशित रहेंगे, तो इन दोनों आवेशों के बीच एक बल कार्य करेगा। उसी बल के बारे में हम लोग स्थिर वैद्युतिकी में अध्ययन करते हैं। और जो बल कार्य करेगा तो बल के वजह से कुछ प्रभाव उत्पन्न होंगे। प्रभाव ये उत्पन्न होगा कि इस आवेश के कारण इस पे कितना तीव्रता का बल लग रहा है, या इस आवेश के कारण इस आवेश पे कितना तीव्रता का बल लग रहा है। तो उन्हीं सभी चीजों को स्थिर वैद्युतिकी के अंदर अध्ययन करते हैं। इसमें जो आवेश रहता है वो आवेश स्थिर रहता है, मतलब जो भी आवेश रहेंगे वो स्थिर रहेंगे, मोशन की सिचुएशन में नहीं रहेंगे। अगर आवेश यही मोशन में आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि क्या होता है कि वस्तु के अंदर करंट फ्लो करने लगता है, विद्युत धारा फ्लो करने लगता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्लियर बात। अब हम लोग समझते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है, आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग थोड़ा सा बेसिक में जाए तो जो हमारा कोई भी पदार्थ होता है वो पदार्थ हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक तरीके का ऋण आवेशित रहता है, प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इन्हीं चीजों से मिलके क्या होता है, कोई भी परमाणु हमारा बना रहता है, ठीक। इस परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है, उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करते हैं, मोशन करते हैं। इतना आपको पता है। अब जो वो पदार्थ रहता है उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो रहती है वो हर एक कंडीशन में क्या रहती है, बराबर होती है। और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश है और प्रोटॉन पे क्या है, धन आवेश। तो ये ऋण आवेशित और धन आवेशित एक दूसरे को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, और जो हमारा परमाणु रहता है वो हमारा उदासीन रहता है, ठीक। लेकिन यहां पे हम लोग आवेश के बारे में बात कर रहे हैं। आवेश के बारे में बात करें तो आवेश का मतलब यहां पे क्या है कि जो हमारा परमाणु है उस परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन है या जितने प्रोटॉन है, उसमें से यदि किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है तो जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
प्रोटॉन की संख्या जब बढ़ जाती है तो वो परमाणु हमारा क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन क्या होती है, धन आवेशित होती है। इसका ही अगर हम लोग विपरीत देखें तो हम देखेंगे क्या कि अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा था उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड कर दें, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या और बढ़ा दें, तो जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या आप बढ़ाओगे उतना उस परमाणु पे क्या आती जाती है, ऋण आवेश आता जाता है। तो वो परमाणु या वो जो पदार्थ है वो क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाती है। तो आवेश का सिचुएशन कब है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में हो जाए या इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में हो जाए तो वो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में या कम मात्रा में होता कैसे, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जैसे अगर हम लोग किसी भी दो चीजों को रगड़ते हैं तो वो जो दो चीजें रहती हैं उसमें से एक चीज हमारा धनावेशित हो जाता है, एक चीज हमारा ऋणावेशित हो जाता है। तो जो धनावेशित वाला पार्ट रहेगा वो उस ऋणावेशित वाले पार्ट को क्या करने लगता है, अपनी तरफ खींचने लगता है। जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा आगे इस चीज को डिस्कस करेंगे, अभी आप 1 मिनट हमको समय दीजिए। तो यहाँ पे आवेश की डिफिनेशन पढ़ लीजिए। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है तथा ये पदार्थ आवेशमय हो जाती है। मतलब जब दो पदार्थ को रगड़ते हैं तो उसमें से जो एक पदार्थ रहता है वो क्या करता है, दूसरी पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, या जो हल्का हल्का वस्तु रहेगा उसको हम आकर्षित करने लगता है, तो वो जो वस्तु है वो आवेशमय हो जाता है। जैसे अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो बुक में 2 एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है। एक है कि कांच की छड़ को जब हम रेशम के टुकड़े के साथ रगड़ते हैं तो जो कांच का छड़ रहता है वो धनावेशित हो जाता है, और रेशम का जो कपड़ा है या जो रेशम का टुकड़ा है वो हमारा ऋणावेशित हो जाता है। एक तुम्हारा ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ कि जब हम लोग आबनूस की छड़ को जब हम लोग बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल यहाँ पे धनावेशित हो जाती है और आबनूस का जो छड़ है वो ऋणावेशित हो जाता है। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको दिया गया है बुक में, जिसमें से एक एग्जाम्पल में यहाँ पे उठाया हुआ, कांच की छड़ एवं रेशम का टुकड़ा जो रहता है उसको रगड़ने पे हमारा कांच का छड़ धनावेशित हो जाता है और रेशम का टुकड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इसी के क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़े तो जो आवेश है, इस आवेश का एक परिभाषा और यहाँ पे लिखा गया है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे अगर हम लोग माने एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग समझना चाहें, मान लेते हैं हमारा क्या है, कोई परमाणु है सोडियम एटम, ठीक। अब सोडियम एटम में से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग निकाल दें, सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करें, निकाल दें, तो इस सोडियम एटम के पास एक धनावेश एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। उसी के क्रम में अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले क्लोरीन का, तो क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो हमारा Cl माइनस हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर वो चीजें ऋणावेशित होती हैं, और इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग निकालते हैं तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, धनावेशित हो जाती हैं। क्लियर बात। तो जब कोई भी चीज धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है वो किस कंडीशन में होती है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है या इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है। आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि प्रोटॉन को निकाला जाता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन ही जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर बात। अब ऋणावेशित क्या होती है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वस्तु ऋणावेशित होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक क्वांटिटी में है तो वस्तु ऋण आवेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है इसलिए वस्तु भी हमारा ऋण आवेशित हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है धन आवेश। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वस्तु धन आवेशित हो जाएगी। धन आवेशित का मतलब उसमें प्रोटॉन की जो संख्या रहेगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाएगी तो वस्तु हमारी धन आवेशित हो जाएगी। क्लियर बात। अब आवेश का मात्रक और विमा, इस शब्द को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि आखिरकार आवेश का मात्रक कूलाम कैसे आया। आवेश का मात्रक कूलाम कैसे आया, देखिए अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम लोग समझें तो आवेश क्या है, एक तरीके की इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है।
मतलब किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, कोई भी वस्तु है तो उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से उसमें क्या होती है, करंट जनरेट होती है। इलेक्ट्रॉन यदि घूमेगा तो उसमें क्या होगी, विद्युत धारा जनरेट होगी, और उस विद्युत धारा जो जनरेट हो रहा है, विद्युत धारा जो उत्पन्न हो रहा है, उसको उत्पन्न होने में या उसको चलने में भी तो कुछ समय लगेगा। जैसे आपके घर में बिजली की बिल क्यों आती है, आप जब करंट को ले रहे हो और करंट को लेके उससे टेबल फैन, फ्रिज ये सब चला रहे, तो वो क्या हो रहा है, करंट एब्जॉर्ब हो रहा है, और उस एब्जॉर्प्शन में कुछ समय भी तो लगा। इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो आवेश जो होता है, जो आवेश होता है वो बराबर होता है, आवेश Q जो बराबर होता है वो धारा के और समय के मल्टीप्लाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो धारा जो होता है, इस धारा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो एम्पियर सेकेंड एक तो हमारा और मात्रक हो सकता है, और एक मात्रक होता है हमारा कूलाम। इस वाले मात्रक को आपको याद करना पड़ता है। और विमी सूत्र कैसे आया, विमी सूत्र यहाँ पे एटी है, अब ए यहाँ पे कैसे आया, एम्पियर जो है, इस एम्पियर के लिए यहाँ पे ए यूज किया गया है और सेकेंड के लिए टी यूज किया गया है। तो दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं विमी सूत्र के लिए, फिर इसके बाद इन दोनों को हम लोग एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एटी हो जाएंगे। क्लियर बात, तो ये इसका विमी सूत्र हो गया। अब वैद्युत आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम बस हमें ये बताता है कि यदि किसी भी दो वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक वस्तु हमारी ऋणावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु हमारी धनावेशित हो जाती है। परंतु जो वस्तु धनावेशित होगा उस वस्तु पर उतना ही धन आवेश होगा, जो वस्तु धनावेशित होगा उस वस्तु पे उतना ही धन आवेशित होगा जितना कि जो वस्तु ऋण आवेशित है उस वस्तु पर ऋण आवेश है। मतलब ऋण आवेशित वस्तु पे जितना ऋण आवेश होगा उतना ही धन आवेशित वस्तु पे धन आवेश होगा। इसका मतलब आवेश दोनों में जनरेट हो रहे हैं और इस आवेश को हम लोग कभी भी नष्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इस नियम को हम लोग आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। वही यहाँ पे कहानी लिखा होगा, तो पढ़िए इसे। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर विपरीत विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। वही मैं एग्जाम्पल दिया, जैसे कांच की जो छड़ है उसको हम लोग क्या करते हैं, रेशम की खाल के साथ या रेशम के कपड़े के साथ हम लोग रगड़ते हैं तो कांच का छड़ धनावेशी, तो उस पे से क्या हो जाता है, एक वस्तु पर मतलब दोनों वस्तु पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो कांच का छड़ है वो क्या हो रहा है, धनावेशित हो रहा है, और जो रेशम का टुकड़ा है वो ऋण आवेशित, तो दोनों पे क्या हो गए, विपरीत ऋण और धन, तो विपरीत विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसकी मात्राएं ठीक एक दूसरे के बराबर होती है। जिसकी मात्राएं ठीक एक दूसरे के बराबर का मतलब, अगर 5 कूलाम का आवेश, 5 कूलाम का धन आवेश अगर हमारा कांच के छड़ पे होगा तो 5 कूलाम का ऋण आवेश से हमारा क्या होगा, रेशम की खाल के टुकड़े पे होगा। मतलब दोनों की जो वैल्यू होगी, दोनों की जो मात्राएं होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होगी। इस प्रकार दोनों वस्तुओं पे विद्युत आवेश की कुल मात्रा शून्य हो जाती है। तो 5 धन और 5 माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे, तो उस वस्तु पे टोटल मात्रा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। जिससे यह स्पष्ट है कि विद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो विद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब किसी भी वस्तु में आवेश जो उत्पन्न होता है वो उस वस्तु के थ्रू से होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से अलग से उस वस्तु में आवेश आप उत्पन्न कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। समझ गए, तो वही ये कहना चाहता है। अब आगे नोट में एक चीज दिया गया है, आवेश बराबर धारा गुणे समय। आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय, एक सूत्र है आवेश का। ठीक, आवेश के लिए या हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे होगा Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी। Q किसके लिए हो गया, आवेश के लिए, धारा किसके लिए हो गया, I के लिए, और समय T के लिए। इतना आपको क्या करना है, नोट्स कर लेना है। अगर आप लोग पीडीएफ लिंक नहीं पा रहे हैं तो आप, मैं हट जाता हूं, आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग एक और टॉपिक को आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। तो अब हम लोग देखेंगे मूल आवेश क्या होता है और आवेश की जो क्वांटम प्रकृति होती है ये क्या होती है, तो इसी को हम लोग समझेंगे।
आवेश की जो क्वांटम प्रकृति या मूल आवेश होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। किसी आवेशित वस्तु पर उत्पन्न आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई वस्तु है उस पर न्यूनतम जो आवेश रहेगा, मतलब उससे कम आवेश हो ही नहीं सकता, तो उस आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे, मूल आवेश बोलेंगे, जिसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा सदैव ई का पूर्ण गुणज होगा, जैसे ई, 2ई, 3ई, 4ई आदि। आगे क्या बोले, अतः वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। समझ में आया? यहां से यहां तक आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं बताता हूं। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा सदैव ई का पूर्ण गुणज होता है। मतलब पूर्ण गुणज का मतलब 1 से गुणा किया गया रहे, 2 से गुणा किया गया रहे, 3 से गुणा किया गया रहे, तो इन संख्याओं से गुणा किया गया रहे। लेकिन वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2ई, 3ई, 4ई, कभी 4.2ई नहीं हो सकता, कभी 3.7ई नहीं हो सकता। मतलब अनिश्चित रूप से नहीं रहेगा। जब भी रहेगा वो पूर्ण गुणज रहेगा, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे कोई सी पूर्ण संख्या का उसमें गुणा रहेगा। तो इसी आवेश के गुण को आवेश का क्वांटीकरण करते हैं। ठीक, अब नोट आगे आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसको माइनस ई से लिखते हैं, और जो प्रोटॉन पे जो आवेश होता है उसको प्लस ई से लिखते हैं। और जो ई है, इस ई का जो मान होता है वो 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है इसलिए इसके आगे ऋण लगा दिया गया, और प्रोटॉन पे धन है तो इसलिए इसके आगे धन लगा दिया गया। अब आपको क्या करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक, अब हम लोग सुनते हैं एक कहानी को, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो आज का खत्म हो चुका है। कल के डेट में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम, और उसके पीछे हम लोग समझेंगे एक कहानी को। कहानी ये है कि एक बार क्या था कि एक हमारे साथ पढ़ने वाला एक दोस्त था। नाम मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग हो सकता है जानते हो तो दिक्कत हो जाएगी। वो लगभग मुझसे, अगर मेरी एज से मानो तो 4 साल बड़ा था। 4 साल बड़ा था, और वो आईएएस की भी तैयारी करता था, बाकी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करता था, लेकिन मेन रूप से जो आईएएस की एग्जाम होती है उसकी तैयारी करता था। तो ऐसे ही तैयारी करते 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 4 साल बीत गया, और वो लगभग 28-29 साल को हो गया। अभी कल मुलाकात हो, और पढ़ने में एकदम टॉपर है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास में तुरंत बताता है, लेकिन पता नहीं कि उसका जो तकदीर है, जो नसीब है, जो लक है, वो साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से नहीं हो पा रही। तो हमसे कल मिला था और बता रहा था कि यार पापा जब घर पे आते हैं ना, तो बार बार हमसे यह पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि कहिया नौकरिया पावत हुआ। मतलब कब से पढ़ाई कर रहा है, उसको टैलेंट भी, जो एग्जाम देता है, जैसे जिस क्लास में पढ़ता है उस क्लास में हमेशा टॉपर भी रहता है, फिर भी उसका गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों, नसीब साथ नहीं दे रही, या जो भी रीजन हो। तो इस वजह से मैं आपको बस कहना ये चाहता हूं कि आप लोग अगर किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो उसमें जी जान से लगातार आप मेहनत करते रहिए। अदरवाइज जो टॉपर हैं वो हमेशा पहले से, स्टार्टिंग से ही अपना पर डे हार्ड वर्क करते हैं, जिसके थ्रू वो एक टॉपर बन पाते हैं। तो फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ। इसी तरीके से अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस पूरे वीडियो का जो आपका नोट्स बनेगा वो मैं आपको दे दूंगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।